वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं रिवीजन की क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, हमारी जो रिवीजन सीरीज़ है वो चल रही है। आप लोगों ने जो रिवीजन फर्स्ट में स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट को हम किस डिवाइस से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी किया, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो हम स्टूडेंट्स, हमारा जो रिवीजन फर्स्ट का जो वीडियो था उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को कवर कर चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन सर्किट डायग्राम्स। देखिए स्टूडेंट, अगर मान लीजिए हम कोई सर्किट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है, मैंने बल्ब है उसका डायग्राम बनाया, ठीक। एक मेरे पास की है, एक सेल है, तो हम उसको सिंपली ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें आप 7-8 कंपोनेंट्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनके इतने सारे डायग्राम हम बार बार नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं उनको हम उनके सर्किट सिंबल में लेते हैं। मतलब हर डिवाइस का एक सिंबल होता है, और जब हम कोई भी सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो वो सिंबल्स ही हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सिंबल्स का यूज़ करके जो डायग्राम बनता है उसको हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। तो आज ये हमारे कुछ सिंबल हैं, ठीक है, आज हम इनको स्टडी करेंगे, ध्यान से देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये होता है स्टूडेंट, इसमें दो पैरेलल लाइन होती हैं, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। बड़ी जो लाइन होती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को शो करती है, छोटी नेगेटिव को, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, ठीक है। अब हमें बनानी है बैटरी, ठीक है। तो बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, 2 या 2 से अधिक सेल्स का कॉम्बिनेशन जब हम लेंगे तो वो बैटरी बन जाती है, ठीक है। तो उसमें आप जब बैटरी लेते हैं तो उसमें आप सेल्स को ऐसे सीरीज में लगाते हैं। तो सीरीज में लगाने का क्या तरीका होता है कि पहली सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है ना वो दूसरी के पॉजिटिव से, दूसरी का नेगेटिव तीसरी के पॉजिटिव से, मतलब सेम टर्मिनल को सेम के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर पहली सेल का नेगेटिव है तो वो दूसरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, अगर पहली का पॉजिटिव है तो वो दूसरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है वो हमारा बैटरी कहलाता है। तो ये हमारा बैटरी का सिंबल है। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए मेरे को 6 वोल्ट की बैटरी बनानी है, ठीक है। तो 6 वोल्ट की बैटरी बनानी है, मेरे पास सेल्स हैं और प्रत्येक सेल का जो ईएमएफ है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट है, ठीक है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि भाई एक सेल है वो 1.5 वोल्ट का है। तो अगर आपको 6 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो ऐसे कितने सेल आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो 1.5 प्लस 1.5 3 प्लस 1.5 4.5 प्लस 1.5 6। तो इसका मतलब 4 सेल है ना, उनको कनेक्ट करेंगे सीरीज में तो हमारी 6 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। जैसे ये पहली सेल है, फिर ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। तो एक सेल हमारा 1.5 वोल्ट का है, तो 6 वोल्ट की बैटरी में 4 सेल हैं वो सीरीज में लगेंगे, तो ये हमारी 6 वोल्ट की बैटरी बनी। और स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें कि अगर मान लीजिए जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपका जो कॉम्बिनेशन है ये पॉजिटिव से शुरू हुआ है तो लास्ट में नेगेटिव पे ही ख़त्म होगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि इस साइड भी पॉजिटिव और लास्ट में भी पॉजिटिव, या इस साइड नेगेटिव और लास्ट में भी नेगेटिव। तो जब भी आप सेल से आप बैटरी बनाना शुरू करते हो, बैटरी बना रहे हो, तो हमेशा याद रखें कि अगर आपने पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू किया है तो आपका ख़त्म नेगेटिव पे होगा, नेगेटिव से शुरू किया है तो वो पॉजिटिव पे ख़त्म होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम
अगर मान लीजिए हमें 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है और एक सेल का EMF 1.5 है, तो इस तरह के 8 सेल हमारे सीरीज में लगेंगे। तो इस प्रकार से हम बैटरी है वो बनाते हैं। उसके बाद आता है अगली हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये होता है स्टूडेंट, ठीक, लाइक दिस। ठीक है, और कई बार आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना उसका सिंबल ऐसे दिया जाता है। ठीक है, अगर आपका बल्ब है वो ऑफ स्टेट में है तो आप ऐसे देखेंगे, अगर ऑन स्टेट में है तो उसके चारों तरफ हम ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, तो बल्ब को आप दो तरह से बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऑफ स्टेट में है और अगर आप इस पे ऐसे लाइन कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ऑन स्टेट को शो करता है। उसके बाद आती है प्लग की या स्विच। ठीक है, तो ये हमारा स्विच इस टाइप का होता है, ये ओपन स्टेट में है। ठीक है, और अगर इसके बीच में हम डॉट कर देते हैं तो फिर ये क्या हो जाता है, ये क्लोज स्टेट में हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे की के सिंबल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे वायर जॉइंट। ठीक है, तो आपका वायर जॉइंट है ना इस तरह से दिखेगा, मतलब कोई भी वायर जा रही है उससे दूसरी हमने ऐसे जॉइंट कर दी। ठीक है, तो ये वायर जॉइंट हो गया। ठीक है, अगर आपको क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, कि जैसे एक वायर है ये और दूसरी वायर आ रही है, वो इससे कनेक्ट नहीं है, केवल इसको क्रॉस कर रही है, तो हम उसको ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट वायर है उससे हमारी सेकंड वायर है वो कनेक्ट नहीं है, वो उसके ऊपर से जा रही है। ठीक है, हम जब ये इस टाइप से कर देते हैं तो ये कनेक्ट नहीं है, ये इसके ऊपर से जा रही है। तो ये है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ये हमारा इलेक्ट्रिक रजिस्टर होता है, उसका सिंबल होता है। जब हम इसके ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं जैसे इसमें दिखाया गया है तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा सिंबल रियोस्टेट का होता है, ये भी वेरिएबल रजिस्टर होता है। ठीक है, तो अगर आपका फिक्स है, जैसे 100 ओम है, आपके पास 100 ओम का एक रजिस्टर है, तो वो आपका ये सिंबल होगा ऐसे। ठीक है, फिक्स आप नीचे लिख दोगे 100 ओम। ठीक, लेकिन आपका रजिस्टर वेरी करता है 0 से 100। ठीक है, मतलब आप उस रजिस्टर को 0 से 100 तक बना सकते हैं भाई, 10, 20, 50, 70, 80 जो भी। तो उस केस में आपका सिंबल हो जाता है, रजिस्टर का सिंबल बना के इसको एरो से क्रॉस कर दो, ये शो करता है वेरिएबल रजिस्टर को। ठीक है, और यहाँ पे ये एक रियोस्टेट होता है। ठीक है, जो लैब में यूज किया जाता है रियोस्टेट। तो रियोस्टेट भी एक प्रकार से हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस का ही काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का आपको पता है, इस टाइप से बना के अंदर V लिख दिया जाता है। एमीटर का ये हो गया। ठीक है, वोल्ट मीटर और एमीटर के केस में आप एक चीज़ याद रखेंगे कि वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट के अंदर हमारा पैरेलल में लगता है, जबकि एमीटर सीरीज में लगता है। कैसे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक ये सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बल्ब ले लिया, यहाँ पे की लगा दी और यहाँ पे मैंने एक सेल लगा दी ऐसे। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आपको इस सर्किट के अंदर एमीटर कनेक्ट करना। तो एमीटर सीरीज में लगता है। सीरीज का मतलब हो गया वायर में कहीं से भी आप ब्रेक करके और इसको जोड़, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा एमीटर। तो ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे जोड़ दें चाहे यहाँ पे जोड़ दें, मतलब एक वायर जा रही, वायर को कट किया और कट करते उसको लगा दो तो वो सीरीज में लग जाता है। ठीक है, हम बात करें पैरेलल की, तो पैरेलल में जैसे आपको वोल्ट मीटर लगाना है, तो वोल्ट मीटर आपका ऐसे नहीं लगेगा कि वायर को कहीं से भी कट किया। आप क्या करोगे, जो पॉजिटिव साइड है ऐसे और एक नेगेटिव साइड, ठीक है, यहाँ पे आपने ले लिया वोल्ट मीटर, तो इसका पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। तो जो इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखें कि आपका एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में लगता है। तो ये स्टूडेंट कुछ हमारे सर्किट सिंबल थे, आप इनको कॉपी में नोट करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं।
इसके अलावा आप अपनी बुक में या नेट पे देखकर 5 या 6 सर्किट सिंबल और भी बना के और आप अपनी कॉपी में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारा बहुत ही फेमस लॉ आता है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि करंट और वोल्टेज की रिलेशन। ओम्स लॉ ने, जो ओम्स लॉ है उसके अंदर हमारी करंट और वोल्टेज की रिलेशन होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट अराइज हो जाता है RI, और जो ये कांस्टेंट होता है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये V इजकल टू IR है, ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो कांस्टेंट है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो एक तीसरी हम फिजिकल क्वांटिटी से इंट्रोड्यूस होते हैं ओम्स लॉ में, वो है रेजिस्टेंस। तो अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ के अंदर आप क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर, यू कैन से हेयर कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टिंग वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया R यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम ग्राफिकली इसको फ्लोट करें ओम्स लॉ को, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया y एक्सिस के लॉन्ग, करंट ले लिया वो x एक्सिस के लॉन्ग। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल बीचों बीच एक आपकी लाइन आती है जो कि क्या शो करती है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कांस्टेंट अराइज हुआ है, जैसे हमारा ओम्स लॉ हो गया V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ से जो ये कांस्टेंट्स है R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो जो आपका ये रजिस्टेंस है ये V और I पे डिपेंड नहीं करता है, V और I के रेशियो पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी V बढ़ेगी उतना ही I, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो फिर सवाल आता है कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये हमारा डिपेंड करता है, हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीरीज़ में चलते हैं। तो यहाँ से R इजकल टू V अपॉन I। तो अगर हम बात करें, if the potential difference through the two ends of a conductor is 1 volt and the current across it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is to be 1 ohm है, 1 ohm। ठीक है, यहाँ पे 1 ohm होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 1 ohm होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस है उसकी SI यूनिट है, ओम्स होती है, ये यहाँ से हमने सीख लिया है कि जो रेजिस्टेंस R अराइज हुआ है इसकी जो SI यूनिट है, ठीक है, वो हमारी होती है ओम, OHM, और ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम इसको डिफाइन करें, तो ए रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ohm when 1 volt potential difference applied the two ends of the conductor due to which 1 ampere current flowing through it। ठीक है, कि हम 1 ohm रेजिस्टेंस किसी भी वायर में कब बोलेंगे, जब उस वायर के दोनों एंड के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और उस वायर के अंदर 1 एम्पियर करंट है वो फ्लो कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो देखिए स्टूडेंट, सीधे ही आप नोट कर सकते हैं कि पहला फैक्टर क्या है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर। ठीक है, और इसकी रिलेशन क्या होती है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितनी ज़्यादा आप लेंथ बढ़ाओगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरा हमारा फैक्टर है
आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, जो वायर होती है उसके सामने का एरिया, लाइक दिस। जैसे वायर है तो ये हमारा जो सर्कुलर हिस्सा है ये हमारा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा। तीसरा फैक्टर होता है स्टूडेंट्स हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर जो कोलिजन है एटम और आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स के वो बढ़ जाते हैं, जिससे उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। स्पीड कम होने का मतलब करंट कम हो गया, करंट कम होने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ किसी भी कंडक्टिंग वायर उसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। और फोर्थ फैक्टर हमारा है नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, देखिए नेचर ऑफ मटेरियल, अलग अलग वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। यही कारण है कि आप देखिए घर से बाहर आप एल्युमिनियम वायर यूज़ करते हैं, अपने घरों में है कॉपर वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कॉपर वायर है उसका रेजिस्टेंस कम है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम वायर। ठीक है, और सबसे जो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है सिल्वर, चांदी। ठीक है, लेकिन हम उसकी वायर नहीं बना सकते क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है। तो अगर मान लीजिए पूछा जाता है कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो आप बोलोगे सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 4 फैक्टर हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बताया है यहाँ पे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। जब इनको कंपेयर करते हैं तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह एक सिंबल आ जाता है जिसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी क्या होती है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे सामने एक कांस्टेंट और अराइज हो जाता है, जिस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो बन जाएगी ओम मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी है वो एक, आप ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है और रेजिस्टेंस है वो हमारे है वो वायर की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल वायर है उसकी रेजिस्टिविटी है वो फिक्स होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी लेंथ बढ़ाने पर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने पर चेंज नहीं होती है। रेजिस्टिविटी केवल 2 ही फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, पहला फैक्टर, अगर देखिए स्टूडेंट ध्यान रहे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो रेजिस्टिविटी है वो 2 फैक्टर्स पे ही डिपेंड करती है। एक तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी है बढ़ती है, और एक नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं इस टेबल में कि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी। तो स्टूडेंट ध्यान रहे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कि रेजिस्टिविटी केवल 2 ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, और रेजिस्टिविटी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट टू लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसको कलेक्टिवली आप हम कह सकते हैं, कलेक्टिवली यू कैन से इट डायमेंशन। ठीक है, तो जब भी आपको ये मिले कि डायमेंशन, शेप एंड साइज, लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इनके ऊपर हमारी रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। कई बार ऐसे न्यूमेरिकल दिए जाते हैं कि जहाँ पे लेंथ चेंज हो रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, या कह दिया कि डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देर इज़ नो चेंज इन रेजिस्टिविटी बिकॉज रेजिस्टिविटी इज़ इंडिपेंडेंट टू डायमेंशन बोल दीजिए, शेप एंड साइज बोल दीजिए, या लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल दीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ।
ठीक है। लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। जबकि रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि रजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो ये केवल दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है। और ये लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पे डिपेंड नहीं करती, इनके चेंज होने पर रजिस्टिविटी पे कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है। कलेक्टिवली लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डायमेंशन भी बोला जाता है, तो डायमेंशन पर भी डिपेंड नहीं करती। कहीं जगह पर आपको ऐसा भी मिलेगा शेप एंड साइज, तो शेप और साइज, क्योंकि शेप चेंज हो गई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो गई तो लेंथ चेंज हो रही है। तो कई बार घुमाने के लिए इस तरह की चीज़ें दे देते हैं, तो आप ऐसे याद रख लें कि लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, शेप, साइज एंड डायमेंशन, इनके ऊपर हमारी रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। अगर ये चेंज होती हैं तो हमारी रजिस्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। ये कुछ मटेरियल है जिनकी रजिस्टिविटी गिवन है। ठीक है। तो आप इस टेबल में से देख पा रहे हैं कि भी किसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको कॉपी में करें, टेबल को भी। ठीक है। और हो सके तो आप इसको याद करें, कम से कम ऐसा याद कर लें, एक तो ऐसा मटेरियल जिसकी रजिस्टिविटी बहुत ही कम है, तो बहुत ही कम रजिस्टिविटी उस मटेरियल की मिलेगी जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है, और रजिस्टिविटी हाई उसकी मिलेगी जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम है। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारी टेबल है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवीजन को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या रिवाइज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 हम कहेंगे, हमने यहाँ पे रिवाइज़ किया है सर्किट सिंबल। सेकंड, उनका यूज़ करके आप किस प्रकार से सर्किट बना सकते हैं, ये आपको करके देखना है। उसके बाद हमने ओम्स लॉ स्टडी किया है। ओम्स लॉ में हमने देखा एक हमारा कांस्टेंट अराइज हुआ, रेजिस्टेंस, हमने उसके बारे में पढ़ा है। उसके बाद रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उनके बारे में पढ़ा है। ठीक है। और जब रेजिस्टेंस के जो डिपेंडिंग फैक्टर हैं लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जब उसको कंपेयर करते हैं तो एक कांस्टेंट और अराइज होता है जिसे हम रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। कि यूनिट वॉल्यूम है उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस होता है वही हमारी रजिस्टिविटी होती है। किसी भी वायर के यूनिट वॉल्यूम में जितना रेजिस्टेंस होता है वो उसकी रजिस्टिविटी कहलाती है। तो हमने ये पढ़ा। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि रजिस्टिविटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन अराइज हुए थे इसमें, आप इसको करके देखें। कहीं भी आपको कोई डाउट आता है किसी भी पॉइंट पे तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, तो हम आपका उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट रिवीजन की सीरीज़ को लेके। ओके, थैंक यू।